बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हमारे आर्टिकल 50 से 61 आर्टिकल्स हैं जो कि मजलिस शूरा, जो कि कौमी असम्बली और सेनेट पर मुश्तमिल है, उसके ऊपर बात होगी। कौमी असम्बली क्या है, सेनेट क्या है, इसके मेम्बरान क्या होते हैं, जो भी डिटेल आइन के अंदर लिखी है पाकिस्तान के, हम उसको स्टडी करेंगे। सो द 50 आर्टिकल्स से दैट मजलिस शूरा पार्लियामेंट है क्या। तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि मजलिस शूरा, जिसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, वो कंसिस्ट होगी दो हाउसेस पे। उसमें दो हाउस होंगे, जिसको एक को ईवान बाला, ईवान ज़री भी कहते हैं, और दूसरा इनका नाम है नेशनल असम्बली और द सेनेट। सेनेट को अपर हाउस भी कहा जाता है और नेशनल असम्बली को लोअर हाउस भी कहा जाता है। तो इस तरह हमारा ये आर्टिकल जो है सिंपल सा आर्टिकल है, जो कि सिंपल बता रहा है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट है और इसके अंदर दो हाउस हैं। अब हमारे पास जो पहला हाउस है, जिसको हम लोअर हाउस यानी कि नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली कह रहे थे, उसको अब डिटेल से पढ़ते हैं कि वो क्या है। कहता है कि उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स होंगे 336, बट अभी जो मेंबर्स हैं वो 342 हैं। बट जो नई असम्बली बनेगी 2023 के इलेक्शन के बाद, उसमें 336 मेंबर्स ही होंगे टोटल। और इसमें जो 336 मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, इसमें रिज़र्व्ड सीट्स भी होंगी। रिज़र्व सीट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, जो कि वुमेन और नॉन मुस्लिम्स की सीट होती हैं, वो भी इसके अंदर काउंट होंगी। अच्छा जी, अब ये मेंबर्स हो गए 336। अब इनको वोट कौन करता है, तो वोट कौन करेगा कि ये मेंबर्स बन जाएंगे नेशनल असम्बली के। पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट। उसके लिए पहली शर्त यह है कि वो जो है वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र जो है वो कम से कम 18 साल से ज़्यादा हो, कम ना हो। और उसका नाम जो है वो इंतखाबी फ़हरिस्त यानी इलेक्टोरल रोल पर हो। इलेक्टोरल रोल क्या है, किसी भी हलके के जो है इंतखाबी फ़हरिस्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल असम्बली 1 जो है एक सीट है चित्राल की है, अगर ये मिसाल के तौर पे हल्का है नेशनल असम्बली 1 जिसका नंबर है, तो उसका जो एरिया है उसके अंदर जो लोग हैं उनका एक इलेक्टोरल लिस्ट बनी हुई है, एक इंतखाबी फ़हरिस्त बनी हुई है, उसके अंदर उसका नाम होगा तो वो बंदा उस जगह पे वोट डाल सकता है। और ही इज़ नॉट डिक्लेयर एज कम्पिटेंट को टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। और बंदे का जो वोट डाल रहा है वो अनसाउंड माइंड ना हो, यानी कि ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक होना चाहिए, वो बंदा ही वोट डाल सकता है। अब वोटिंग की बात हो गई है। अब नेक्स्ट बात ये है कि कितनी सीट्स हैं और किस तरह से हैं नेशनल असम्बली के अंदर। बलूचिस्तान की जनरल सीट्स 16 हैं और वुमेंस की सीट 4 हैं। इस तरह ये 20 सीट्स बन जाएंगी। KPK की 45 हैं, 10 वुमेन सीट्स हैं, तो टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगी 55। 141 पंजाब की सीट्स हैं, वुमेन की रिजर्व्ड हैं 32, तो इस तरह 173। और सिंध की सीट्स हैं 61 और वुमेंस की सीट्स हैं 41, और टोटल बन जाएंगी 75। और फेडरल यानी इस्लामाबाद की जो सीट्स हैं वो 3 और ये भी 3 हो जाएंगी, और इस तरह करके 326 बन जाएगी। अभी तो पीछे तो बात 336 की हुई थी, तो इसमें जो 10 सीट्स हैं वो जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स की सीट हैं। तो और नॉन मुस्लिम की जो सीट्स होती हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान की होती हैं, वो सूबों के लिहाज से नहीं होती, सो इसलिए उसका यहाँ पर ज़िक्र नहीं हुआ। जो मज़ीद बात ये बताई जा रही है कि नेशनल असम्बली के अंदर अभी जो मौजूदा सीट्स हैं उसके अंदर फाटा की भी जो है वो 8 या इससे ज़्यादा सीट्स हैं। तो वो ये कह रहा है कि जनरल इलेक्शन में ये तो शामिल हो जाएंगी, बट इसके बाद जो 2023 का इलेक्शन होगा या जब भी इलेक्शन होगा, वो जो सीट्स हैं फाटा की वो ज़म हो जाएंगी किसके अंदर, KPK के अंदर। और जो आपको सीट्स नज़र आ रही हैं ज़म हुई नज़र आ रही हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। इस लिहाज से ये लास्ट पॉइंट 3A है। और जब ये 2023 का इलेक्शन हो जाएंगे तो पाकिस्तान की आइन से ये 3A जो है ये ओमिट हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जी, 10 सीट्स की बात हो रही थी, तो 10 रिज़र्व सीट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स की हैं, जिसके बाद जो है 336 टोटल सीट्स बनती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो सीट्स की एलोकेशन करनी है और जो हल्का बंदियाँ करनी है, चाहे वो सूबों के लिहाज से हों या फेडरल कैपिटल के लिहाज से हों, वो आपने किसकी बेस पे करनी है? आबादी के लिहाज से। तो हम पीछे देख सकते हैं कि पंजाब की आबादी चूँकि सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी सीट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं 141। दूसरे नंबर पे आबादी सिंध की ज़्यादा है, तो इसलिए सिंध की ज़्यादा सीट्स हैं। तो आबादी के लिहाज से करनी है, और जो आबादी है वो आपको कौन बताएगी? वो आपको सेंसस यानी कि मर्दमशुमारी बताएगी। तो जो मर्दमशुमारी होगी उस हिसाब से जो है वो सीटें जो हैं वो एडजस्ट होंगी, उस लिहाज से एलोकेशंस होंगी, हल्का बंदियाँ होंगी। और इसमें मज़ीद ये कहा गया है कि जो बाई इलेक्शंस 2018 के होंगे, इलेक्शन होंगे जनरल इलेक्शंस, और 2018 के बाद जो बाई इलेक्शंस होंगे उसका जो अलॉटमेंट है, एलोकेशन है, वो 2017 के सेंसस के मुताबिक होगी। अब तो खैर 2023 की भी सेंसस हो चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहता है? For the purpose of election to the National Assembly, the constitution of general seats, जो जनरल सीट्स हैं वो एक सिंगल मेंबर होगा उसका, और वो उसी का हल्का होगा। और वो कैसे होगा? वो डायरेक्ट वोट के ज़रिए आएगा, डायरेक्ट एंड फ्री वोट के ज़रिए। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल ये एक लाहौर एक सिटी है और उसके अंदर उन्होंने हल्के बना दिए हैं। सो हर हल्के का क्या होगा? हर एरिए का एक मेंबर होगा, जो कि कैसे आएगा? जो वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होगा, वोट होगा, उससे जो बंदा नॉमिनेट होगा, जो विनर होगा, वो उस जगह का मेंबर होगा, जिसको हम MNA कहेंगे। तो ये पहली पॉइंट है। जो जनरल सीट्स थी, जनरल सीट्स आपको जो अभी मैंने चार्ट भी हमने देखा है, उसके अंदर जो जनरल सीट्स थी उसकी बात हो रही है। तो ये आपको जो जनरल सीट्स नज़र आ रही हैं, इन जनरल सीट्स की बात हो रही है। जिस तरह ये 16, 45, 141 लिखे हैं, तो ये जो 266 लोग हैं ये डायरेक्ट वोटिंग से आते हैं, इनको आवाम वोट देती है और ये नॉमिनेट होते हैं। तो भाई ये जो वुमेन सीट्स हैं और जो 10 जो मिनॉरिटी की सीट्स हैं वो कैसे नॉमिनेट होती हैं? उसके लिए ये देखा जाता है कि अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान के 16 सीट्स जनरल्स हैं। अब 16 सीट्स में जो लोग ज़्यादा जीतेंगे, जिस पॉलिटिकल पार्टी की लोग जीतेंगे, वो उसकी निस्बत से ये 4 सीट्स होंगी। लेट्स से कि अगर 16 में से 12 सीट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, तो वुमेंस का जो प्रोपोर्शन बनता है वो कितना बनता है? अगर 16 टोटल है तो 16 में से 12 जीती हैं, तो इट्स मीन के 3 टाइम्स जो है वो किसके पास जा रही हैं? सीट्स नून लीग के पास जा रही हैं। तो वुमेन सीट्स को कितनी मिलेंगी? वुमेंस की 3 सीटें जो वुमेन की होंगी वो किसको मिलेंगी? नून लीग की होगी। और वो नून लीग का जो भी उस टाइम पार्लिमानी बंदा होगा वो अब नॉमिनेट कर सकता है, जो भी उसकी पार्टी को चला रहा है। सो इस तरह करके ये जो है नॉमिनेट होती हैं। जनरल सीट्स के वोटों से होते हैं, और जो वुमेन सीट्स हैं या जो नॉन मुस्लिम की सीट हैं वो टोटल प्रोपोर्शन के हिसाब से होती हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास कहता है कि जो वुमेन है, नेक्स्ट जी, ईच प्रोविंस शैल बी सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि हल्का जो है वो वुमेन जो सीट है, वुमेन की जो सीट है उसके लिए जो हल्का होगा वो पूरे सूबे की नुमाइंदगी कर रही होगी। तो वुमेन के लिए ये है कि जो वुमेन्स की रिजर्व सीट हैं वो सूबे के लिहाज से होंगी, जबकि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी जो सीट्स हैं वो सूबे के लिहाज से नहीं होंगी, वो पूरे कंट्री की होंगी। यानी वो पूरे कंट्री का ओवरऑल 10 लोग जो हैं पूरे कंट्री की सीट से आएंगे, जबकि जो वुमेन्स की सीट्स हैं वो सूबे के लिहाज से देखेंगे कि सूबे के अंदर हल्का बंदियाँ कितने परसेंट लोग या कितने रेशो में लोग जो हैं। आगे यही बात है कि सीट रिजर्व्ड फॉर वुमेन, अगर एक वुमेन की जो सीट है, जो रिजर्व्ड सीट है, वो कैसे एलोकेट होगी? वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से होगी। देखा जाएगा कि उस सूबे की, ठीक है, इसमें याद रखना है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंस है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंस है। तो उस सूबे के देखें, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि बलूचिस्तान की टोटल 16 सीट्स हैं, तो 16 में से जो 12 हैं वो नून लीग जीत जाती है और 4 जो हैं वो लेट्स से कि पीपल पार्टी जीत जाती है। सो इट विल मेक 3-1 रेशो। सो अगर 4 सीट्स हैं वुमेन्स की, तो इसका मतलब ये है कि इस सूबे के लिहाज से 4 में से 3 सीट्स जो हैं
वो जाएंगी नून लीग के पास और एक सीट जो है रिजर्व जाएगी पीपल्स पार्टी के पास। नेक्स्ट ये कहता है कि जो इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट या कैंडिडेट्स होंगे, एक बंदा है या एक से ज़्यादा बंदे हैं, रिटर्न का मतलब होता है कामयाब, तो जो इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो बंदा नहीं है, और वो अगर विन कर जाता है और वो किसी पार्टी के साथ शामिल हो जाता है तो वो उसी पार्टी का कंसीडर होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है और वो जीतने के बाद, जीतने के 3 दिन के अंदर अंदर वो अनाउंस कर देता है कि मैं पीटीआई के अंदर जाना चाहता हूँ या नून लीग में जाना चाहता हूँ, तो वो जो टोटल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी जिसके लिहाज से वुमेंस को सीट मिलनी थी, उसमें वो आज़ाद कैंडिडेट जो किसी पार्टी का हिस्सा बन चुका है 3 दिन के अंदर अंदर, वो भी काउंट होगा। सिमिलरली जो सीट रिजर्व्ड है नॉन मुस्लिम के लिए, वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से देखी जाएगी, मगर वो कंसीडर होगी पूरी की पूरी मुल्क के लिहाज से, पूरे के, उसमें सूबे के 16 सीट्स नहीं देखेंगे, उसमें 266 जो जनरल सीट्स थी, सारी की सारी जनरल सीट्स, उनके हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी देखी जाएगी और उस हिसाब से जो है वो सीटें दी जाएंगी। इसमें भी अगेन वही बात की जा रही है कि जो टोटल जनरल नंबर ऑफ जनरल सीट्स हैं उसके अंदर आपने इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट्स को भी देखना है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ शामिल हुए हैं, उनको भी आपने काउंट करना है, आज़ाद उम्मीदवारों उनको भी, आज़ाद जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनको भी। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असम्बली कितने साल की होगी, तो 5 साल उसकी मुद्दत है। कब से? फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग, नॉट फ्रॉम द इलेक्शन डेट। लेट्स से कि इलेक्शन जो है वो 14 मई को इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद जो पहली मीटिंग हुई है, लेट्स से वो पहली मीटिंग जो है वो 22 मई को ही है, तो 22 मई से लेकर फॉर एग्जांपल 2023 में हुई है, तो 22 मई 2028 में जाकर ये असम्बली क्या है, ख़त्म हो जाएगी। इसका मुद्दत जो है वो 5 साल है। कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग, जिस दिन वो पहली असम्बली की मीटिंग होगी, ना कि इलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट जी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या होते हैं? तो कहते हैं जी, इलेक्शन, जब भी जनरल इलेक्शन हो तो नेशनल असम्बली अपनी फ़र्स्ट मीटिंग करेगी, तो पहला काम उसने क्या करना है, फ़र्स्ट मीटिंग के अंदर पहला काम ये करना है, कोई और काम नहीं करना, पहला काम ये करना है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो है वो नॉमिनेट करना है, और वो फ़ौरन नॉमिनेट होगा। और अगर कोई सीट खाली हो जाती है, मतलब ये तो पहली फर्स्ट मीटिंग है ना, उसमें तो लाजमी करना है। अगर कोई स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो सीट खाली हो जाती है, तब भी आपने सबसे पहला काम ये करना है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है उसको नॉमिनेट करना है। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो नॉमिनेट हो जाएंगे तो वो हलफ उठाएंगे, और हलफ किसके मुताबिक उठाएंगे? 3rd शेड्यूल में जो लिखा हुआ है हलफ, उसके मुताबिक वो चलाएंगे। व्हेन द स्पीकर इज़ वेकेंट, अगर स्पीकर जो है वो उसकी सीट खाली है या वो एब्सेंट है या वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी ड्यूटीज़ कर सके, तो उसकी जगह कौन आएगा? उसकी जगह डिप्टी स्पीकर जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देगा और वो एज अ एक्ट करेगा एज अ स्पीकर। और अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो फिर जो आपकी बुक है जिसको बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द असम्बली या कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एक पूरा रूल्स बनाए हुए हैं कि आपने असम्बली कैसे चलानी है, उसकी एक पूरी अलहदा जो है बुक है और उसके अंदर पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपने कैसे चलाना है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि वो चलेगा। और उसमें ये है कि कुछ कमेटीज़ बनाई जाती हैं जिसके अंदर कुछ चेयरमैन वगैरह होते हैं, वो भी प्रिसाइड कर सकते हैं अगर डिप्टी स्पीकर भी मौजूद नहीं है। अच्छा जी, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड। हाँ जी, अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो है वो प्रिजाइड नहीं कर सकते अगर कोई करारदाद डाली गई हो, करारदाद पेश की गई हो। किस चीज़ की करारदाद? अगर करारदाद पेश की गई हो रिमूव करने की डिप्टी स्पीकर की, यानी कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जिसने असम्बली चलानी है, अगर वो ही उसके खिलाफ जो है वो करारदाद है ये कि इस बंदे को हटाना है, तो वो स्पीकर, अगर स्पीकर के खिलाफ है तो वो स्पीकर खुद प्रिजाइड नहीं करेगा। अगर उसके खिलाफ जो है वो उसको रिमूव करने के खिलाफ उसको रिमूव करने की जो है अगर करारदाद आ गई है। ठीक है। स्पीकर जो है अपना इस्तीफ़ा किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफ़ा किसको देगा? वो स्पीकर को देगा। ठीक है। स्पीकर जो होता है अपना इस्तीफ़ा किसको देता है? प्रेसिडेंट को। और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफ़ा किसको देता है? स्पीकर को।
नेक्स्ट जी, किन केस में सीट खाली हो सकती है? सिर्फ डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो सीट है वो किस केस में खाली हो सकती है? नंबर 1, अगर वो रिज़ाइन कर दे, ठीक है, यानी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अपनी सीट से रिज़ाइन कर दे, या वो ख़ुद तो मेंबर था ना नेशनल असम्बली का, अगर वो मेंबर ना रहे, अगर वो नेशनल असम्बली का मेंबर ही ना रहे, और तीसरी ये हो सकती है रीज़न कि वो रिमूव कर दिया जाए। किस चीज़ से रिमूव किया जाएगा? लाजमी बात है रेजोल्यूशन से, करारदाद से, जिसके अंदर उसको वोट लेना होंगे मेजॉरिटी के। अगर वो मतलब करारदाद ये होता है कि MP जो हैं वहाँ के जो नेशनल असम्बली के हैं MNAs, वो कुछ मिल के कह दें कि भाई ये हमें स्पीकर पसंद नहीं है, और उसके ख़िलाफ़ वो जो है वोटिंग हो, और वोटिंग उसके ख़िलाफ़ आ जाए, मेजॉरिटी लोग कह दें कि ये हमें वसूल नहीं है, तो वो रिमूव हो जाता है। तो वोट्स ऑफ मेजॉरिटी जो है वो डिपेंड करते हैं टोटल मेंबरशिप के। अगर वो कह दें कि ये हमें ऑफिस में नहीं चाहिए, तो वो बंदा खाली हो जाएगी सीट। व्हेन द नेशनल असम्बली डिज़ोल्व, अगर नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो जाए तो स्पीकर जो है वो अपने ऑफिस में ही रहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर नेक्स्ट असम्बली आके उसको जो है वो संभाल नहीं लेती। यानी कि अगर असम्बली डिज़ोल्व हो गई है तो स्पीकर अभी असम्बली का वही रहेगा जो पहले था, ठीक है, जब तक कि नया स्पीकर नहीं आ जाता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बाद जो है वो समनिंग एंड प्रोपगेशन ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को समन कौन कर सकता है, बुला कौन सकता है? तो इसमें जो इख्तियारात हैं वो दो लोगों के पास हैं, एक स्पीकर के पास है और एक प्रेसिडेंट के पास है। पहले प्रेसिडेंट की बातें पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम ईदर हाउस यानी एक हाउस को, हाउस मतलब के सेनेट या नेशनल असम्बली, या बोथ हाउस को जॉइंट सिटिंग पे बुला सकता है, और वहाँ पर जब वो मुनासिब समझे, फिट का मतलब है मुनासिब समझे, और उसको वो स्टॉप भी कर सकता है अगर उसने सेशन बुलाया है। अच्छा, देयर शैल बी एटलीस्ट 3 सेशन, 3 सेशन जो हैं ये लाजमी होने चाहिए नेशनल असम्बली के। कितने सेशंस? 3 सेशन जो हैं वो लाजमी होने चाहिए, और उनमें वक्फ़ा जो है वो कम से कम 120 डेज़ का नहीं होना चाहिए। 120 डेज़ का वक्फ़ा नहीं होना चाहिए, यानी तकरीबन 4 माह बनते हैं। यानी असम्बली अगर आज मिसाल के तौर पे 7 जुलाई को अगर ख़त्म हो रही है असम्बली, तो 7 जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर तक, 7 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, यानी 7 नवंबर तक के बीच में उसको दोबारा अगला अपना सेशन जो है वो लाजमी करना होगा। सो 120 दिन के अंदर अंदर जो है वो सेशन होने चाहिए। इतना लंबा गैप नहीं आना चाहिए कि 4 महीने तक असम्बली ही, नेशनल असम्बली जो है वो अभी तक नहीं आई। ये हो गया कि 120 दिन का जो है मैक्सिमम डिफरेंस आना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, टोटल कितने इन्होंने वर्किंग डेज़ में रखना है कि कम से कम 1 साल के अंदर जो है 130 वर्किंग डेज़ जो हैं वो आने चाहिए। 130 वर्किंग डेज़ जो हैं वो टोटल असम्बली का सेशंस होने चाहिए, ठीक है, ये नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वर्किंग डेज़ में कहता है कि वो दिन भी शामिल हैं जिस दिन जॉइंट सिटिंग हुई हो। तो जॉइंट सिटिंग का जो दिन है वो भी आपने इसमें काउंट करने हैं, और अगर असम्बली जो है वो एडजर्न्ड हुई है और उनमें मज़ीद 2 दिन का वक्फ़ा नहीं हुआ, यानी अभी असम्बली हुई है, एडजर्न्ड हुई है, मुलतवी हुई है, और उसी के 2 दिन के अंदर अंदर दोबारा समन हो गया और दोबारा असम्बली स्टार्ट हो गई, तो अगर 2 दिन का बीच में गैप है तो वो 2 दिन भी वर्किंग डेज़ में काउंट होंगे। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ये कहता है कि अगर आपके पास 1/4 मेंबर यानी 1/4 मेंबर जो हैं वो आपके पास आ जाएं कि भाई हमें नेशनल असम्बली का ये हमारी रिक्विजिशन है और इसके मुताबिक जो है वो आपने चलाना है, असम्बली का इजलास जो है वो बुला लें, तो अगर स्पीकर इसको फिट समझे तो स्पीकर भी 14 दिन के अंदर अंदर समन कर सकता है और ख़ुद वो उसको स्टॉप भी कर सकता है। तो पहले इख्तियारात किसके पास थे? प्रेसिडेंट के पास कि वो इजलास बुला सकता है, और दूसरा अगर 1/4 मेंबर जो है वो रिक्विजिशन दे दें तो तब भी जो है असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। और वोटिंग कैसे होगी?
तो वोटिंग जो होती है असेंबली में, अगर कोई भी मुद्दा है तो उसकी वोटिंग जो है वो मेजॉरिटी बेसिस पे होती है। तो फैसले जो जितने भी असेंबली में लिए जाते हैं, बिल जितने भी पास होते हैं, वो मेजॉरिटी बेस पे होते हैं, यानी जो मेजॉरिटी लोग कहेंगे वही माना जाएगा। जो प्रेजेंट लोग होंगे, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे 200 लोग प्रेजेंट हैं तो 200 में से अगर 101 जो है वो किसी बिल के हक में बोलते हैं तो वो पाकिस्तान का लॉ बन जाएगा, वो असेंबली का लॉ बन जाएगा। और जो पर्सन ये कोरम कर रहा है, यानी कि ये प्रिजाइड कर रहा है, वो बंदा जो है वोट नहीं डालेगा, यानी जो स्पीकर खुद है वो अपना वोट नहीं डालेगा। हाँ, उस केस में वो डाल सकता है वोट अगर वोट बराबर हो जाए, अगर इक्वल वोट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर स्पीकर देखता है, जो पर्सन प्रिजाइड कर रहा है, अगर कोई बंदा उसकी तरफ तवज्जो दिला दे और कहे कि भाई जो लोग सामने बैठे हैं वो 1/4 ही नहीं है टोटल मेंबर्स का, तो टोटल मेंबर्स इस वक्त जो है वो 342 हैं। मैं उसी की मिसाल देता हूँ, अगले इलेक्शन में तो 336 होंगे ना, तो 342 का जो 4th हिस्सा होगा, यानी चौथाई हिस्सा है, अगर चौथाई हिस्सा तकरीबन 85 बनता है, तो अगर 85 लोग जो हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है असेंबली के अंदर, और जो स्पीकर है वो उसको कोई ध्यान दे देता है कि यार देखो भाई 1/4 तो मेंबर्स है ही नहीं, आप कहाँ प्रोसीड कर रहे हो इसको, तो अगर वो देखे कि हाँ भाई ऐसा है, तो वो उसके ऊपर वो है कि वो फ़ौरन उसको क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है असेंबली को, कि हाँ भाई ठीक है, मेंबर जब ज़्यादा होंगे तब बात करेंगे, अभी जो है वो छुट्टी का। आर्टिकल हमारे पास 56 आर्टिकल है, और ये आर्टिकल हमें बताता है अबाउट द एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो मुल्क का सदर है, प्रेसिडेंट है, वो भी अटेंड कर सकता है और दोनों हाउसेस से खिताब कर सकता है। सो प्रेसिडेंट में एड्रेस इधर हाउस और बोथ हाउस असेंबल्ड, एक हाउस से भी कर सकता है या दोनों हाउस जब इकट्ठे जॉइंट सिटिंग के अंदर है उसके अंदर भी कर सकता है। और इसके लिए वो अटेंडेंस बुलवा सकता है मेंबर्स की, और मेंबर्स को कह सकता है कि सारे मेंबर्स जो हैं वो आज लाजमी आए। द प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज, प्रेसिडेंट जो है वो मैसेज भी सेंड कर सकता है किसी भी हाउस को, और वो किसी भी जो बिल है, कोई पेंडिंग बिल है, कोई पेंडिंग बात है, उस पेंडिंग बिल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसके बारे में क्वेश्चनिंग कर सकता है, और जो हाउस होगा वो फिर भिजवाएगा मैसेज एक कन्वीनियंट डिस्पैच के थ्रू कि भाई ये मसला है और ये आपके हम कंसिडरेशन में लाना चाहते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आपका जनरल इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद फर्स्ट सेशन हो रहा है, तो फर्स्ट सेशन के अंदर जो है प्रेसिडेंट के ऊपर ये लाजमी है कि वो जो है वो ख़िताब करेगा बोथ हाउसेस से, दोनों हाउसेस को इकट्ठा करके जॉइंट सिटिंग करके उसका जो है वो ख़िताब करेगा, और जो उसके ख़िताब के बारे में बात होगी उसके ऊपर जो बहस व मुबाहिसा होगा वो कैसे होगा, वो जो प्रोसीजर ऑफ द हाउस और कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस की बुक मैंने अभी आपको बताया कि पूरा जो ईवान है वो पार्लियामेंट है वो कैसे चलती है, उसकी एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, तो उसके अंदर जो डिस्कस हुआ है उसके ऊपर टाइम रख के उसके मुताबिक जो है प्रेसिडेंट की जो एड्रेस है उसके जो मैटर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगी, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी कि प्रेसिडेंट ने जो बातें की हैं उसके ऊपर हमने कैसे आगे लेके चलना है। नेक्स्ट आर्टिकल ये कहता है कि हर शख्स के पास, कौन से हर शख्स के पास, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर है, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसे वज़ीर मुमलिकत कहते हैं, या पाकिस्तान का फेडरल अटॉर्नी जनरल है, उसके पास ये हक़ है कि वो बात कर सकता है, स्पीक कर सकता है उस फोरम से, या हिस्सा ले सकता है किसी भी प्रोसीडिंग की, किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में, या जॉइंट सिटिंग के अंदर, या किसी कमेटी के अंदर, सो अगर उसमें उसका नाम डाला गया है। और बट ये है कि वो वोट नहीं डाल सकता, वोट वही लोग डालेंगे जो परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी MNA हैं। आर्टिकल 58 जो है वो नेशनल असम्बली के डिज़ोल्व पे बात करता है, यानी किस तरह असम्बली को तहलील किया जा सकता है। सो प्रेसिडेंट जो है वो डिज़ोल्व करेगा नेशनल असम्बली को, किसकी एडवाइस पे, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह दे कि मैं असम्बली को डिज़ोल्व करना चाहता हूँ तो वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं करता प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट डिज़ोल्व नहीं करता, तो अगले 48 घंटे के बाद वो खुद ब खुद जो है वो
असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी तो प्रेसिडेंट उसको रोक भी नहीं सकता। हाँ, एक ख़ास बात यह है कि अगर प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, यानी कि असम्बली के लोग चाहते हैं कि हम वज़ीर आज़म को, प्राइम मिनिस्टर को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो अगर वो चीज़ आ जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को अगर मतलब डर लग रहा है कि मेरी तो हुकूमत वैसे जाने वाली है तो मैं असम्बली डिज़ोल्व कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। तो वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता डिज़ोल्व? जब उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई हो, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट एक वक्त में प्रेसिडेंट जो है वो ख़ुद से डिज़ोल्व कर सकता है अगर वो देखता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आ गई है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिमूव हो चुका है और कोई नेक्स्ट ऐसा मेंबर नहीं है जो मेजॉरिटी ले सके असम्बली के अंदर, तो तब जो है वो नेशनल असम्बली को रिज़ोल्व कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियारात हैं। सो ये था डिज़ोल्व ऑफ इस नेशनल असम्बली के मुताबिक। नेक्स्ट जी हमारे पास बात है अब सेनेट की, और सेनेट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इसको अपर हाउस कहते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर मौजूद सीट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें सीटें कितनी हैं। तो इसमें जो सीटें हैं वो 14 जो हैं वो जनरल सीट्स हैं हर सूबे की। तो हमारे पास सूबे कितने हैं? 3 सूबे हैं, लेट्स से 1 2 3 4, 4 सूबे हैं हमारे पास ना। और हर एक सूबे की कितनी सीट्स हैं? जनरल सीट्स कितनी हैं? तो ये देखें, जनरल सीट्स 14 सीट्स हैं हर सूबे की। जनरल कितनी सीट्स हैं? 14 सूबे हैं। अच्छा जी, फिर जी फेडरल कैपिटल जो है यानी इस्लामाबाद जो है उसका भी कोई हिस्सा है। तो आप ये 5th पार्ट पढ़ लें, इसको डाल लेते हैं हम इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद की भी जी सीट्स हैं जनरल। तो जनरल कितनी सीट्स हैं? इस्लामाबाद की 2 सीट्स हैं। तो ये 2 सीट्स इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें 1 वुमन की सीट है, तो वुमन की मैं ये डाल लेता हूँ 1 फॉर फेडरल, और 1 टेक्नोक्रेट की है और इसमें मैंने 1 टेक्नोक्रेट भी डाल लिया। इस तरह जो टोटल फेडरल की बन जाएंगी यानी इस्लामाबाद की बन जाएंगी वो 4 बन जाएंगी। अच्छा जी, फिर 4 वुमन की सीट है हर सूबे के लिए, यानी हर सूबे के अंदर वुमन की कितनी है? 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं, टोटल 16 बन जाती हैं टोटल। और हर सूबे के टेक्नोक्रेट्स भी कितने हैं? 4 ही हैं। तो 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं, ठीक है। इस तरह करके टेक्नोक्रेट्स बन जाते हैं। और फॉर नॉन मुस्लिम कितने हैं? 1 फॉर ईच प्रोविंस। हर सूबे का कितना है? 1 है। तो आपने ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं इसकी भी सीट डालना है, तो हर सूबे का कितना है? 1 1 1 1। इस तरह करके हर सूबे की कितनी बन जाएंगी? 14 जनरल, 4 वुमन, 4 टेक्नोक्रेट और 1 नॉन मुस्लिम। और इस तरह करके कितनी बन गई टोटल? 23। तो 23 23 और 23, और फेडरल की कितनी होगी? 4। तो इस तरह टोटल जो है ये बन जाती है 96। मगर ये 96 टोटल सीट्स बन जाएंगी। और ये जो अलॉटमेंट है, ये जो एक्ट था 18वीं तरमीम थी 2010 में जो हुई थी उसके मुताबिक है। इस टाइम जो मौजूद हैं वो 100 हैं। वो 100 क्यों है? क्योंकि ये जो 4 सीट्स हैं ये फाटा की हैं। अब फाटा जो है वो मर्ज हो चुका है। किसके साथ मर्ज हो चुका है? KPK के साथ। तो अब KPK की इसकी जो सीट्स थी वो KPK में मर्ज नहीं होगी, क्योंकि देखें सेनेट जो है ना, सेनेट की ये ख़ास बात है कि सेनेट के अंदर जो सूबे हैं तमाम, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम होती है, जैसे कि 23 है। सो यहाँ पर ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसके जो फाटा की सीट्स हैं ये KPK के अंदर जम नहीं होंगी, तब जबकि बराबर ही नुमाइंदगी रहेगी। अब इलेक्शंस कैसे होते हैं? तो इलेक्शन जो होते हैं, देखें अब 23 सीट्स हैं ना पंजाब की, लेट्स सपोज सेनेट के अंदर, जो सेनेट के अंदर 23 लोग हैं वो पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे, 23 लोग जो हैं वो KPK की नुमाइंदगी करेंगे, तो और 23 लोग जो हैं वो बलूचिस्तान की करेंगे, और 23 लोग जो हैं वो सिंध की करेंगे, तो और 4 लोग जो हैं ये इस्लामाबाद यानी फेडरल कैपिटल एरिया की करेंगे। तो अब इनको नॉमिनेट कौन करेगा? तो ये देखें सेनेट है, इसके अंदर पंजाब असम्बली जो है
पंजाब की जो असम्बली होगी, पंजाब असम्बली यानी हुकूमत की जो असम्बली है, वहाँ के जो लोग होंगे उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से एक सिस्टम होता है जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, वो नुमाइंदे अपने यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे। तो 23 लोग जो पंजाब से मुंतखब होंगे उसको आम आवाम वोट दे के नहीं लाएगी, उसको वोट कौन देगा? उसको वोट देगा कौन? असम्बली वाले, जिनको हमने वोट दे के एमपी बनाया प्रोविंस का, ठीक है। और इस्लामाबाद के जो लोगों को, इस्लामाबाद की जो है ये नेशनल असम्बली से आएंगे, ठीक है। जो नेशनल असम्बली है यानी कौमी असम्बली है, उसके जो मेंबर्स हैं, एमएनए हैं, वो वोट देंगे और ये 4 सीटें इस तरह फिल होंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इनको जो सेनेटर्स होते हैं इनको हम वोट नहीं देते, इनको जो सूबाई असम्बलियों में लोग हैं वो वोट देते हैं जी। तो नेक्स्ट है कि जो सेनेट है वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता, ये सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन नहीं है, इसकी कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा। जिस तरह नेशनल असम्बली थी वो हर 5 साल बाद क्या थी कि डिज़ोल्व हो जाती थी, ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा। और इसके जो मेंबर्स हैं वो रिटायर्ड होते हैं, वो रिटायर्ड कितने अरसे बाद होते हैं? वो 6 ईयर्स के बाद रिटायर्ड होते हैं, यानी कि अगर कोई सेनेटर नॉमिनेट हुआ है तो वो 6 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगा। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट्स जितने भी हैं ये सारे के सारे ये बता रहे हैं कि जो आधे होते हैं लोग सेनेटर्स, वो हर 3 साल बाद जो है वो चेंज हो जाते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये टाइम लाइन देखें कि एक 2018 है और इसके 3 साल बाद बनता है 2021, और इसके आगे 3 साल बनते हैं 2024, और इसके आगे 3 साल बनते हैं 2027, ठीक है। तो अगर कोई नॉमिनेट 2018 में हुआ है तो वो अपने 6 साल पूरे करेगा और 2024 में रिटायर्ड हो जाएगा। और अगर कोई 2021 में सेनेटर बना है तो वो अपने 6 साल पूरे करके 2027 में जाएगा। तो 2018 वाले जो है वो 2024 में रिटायर्ड हो जाएंगे और 2021 वाले जो हैं 2027 में रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी कि इन्होंने अपनी मुद्दत कितनी पूरी करनी है? 6 साल, मगर ये ओवरलैप करेंगे और हर इलेक्शन जो है हर 3 साल बाद होते हैं। तो अब इसकी जितनी भी ये सारी आगे डिटेल्स लिखी है ABCD, ये जितनी भी आपको समझाया हुआ है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये तो फाटा नहीं है ना, ये तो फाटा को आप कैंसिल कर दें, ये फाटा को आप कैंसिल कर दें, ठीक है। तो हमारे पास ये सीट्स बनती हैं। तो इसमें से जो जर्नल्स हैं ये इसके इलेक्शंस क्या होंगे? 7 1 साल होंगे और 7 1 साल होंगे, 3 साल बाद होंगे। इसी तरह जो टेक्नोक्रेट हैं इसके 2 एक बार होंगे, 2 एक बार होंगे। वुमेंस के भी हैं इसी तरह होगा, 2 इलेक्शन 3 साल बाद होंगे, फिर अगले 6 साल 3 साल बाद ये वाले रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर उसके बाद अगले आ जाएंगे। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं इसका ये होगा कि 2 सूबों के नॉन मुस्लिम का 3 साल बाद होंगे और उससे अगले 2 साल बाद 3 साल बाद इन 2 का ये होगा। इसी तरह सेम ये बाकी के साथ भी है, यानी आधे जो हैं वो 3 साल बाद रिटायर्ड हो जाते हैं और अगले आधे जो हैं वो अगले 3 साल बाद रिटायर्ड होते हैं। इस तरह करके ये शिफ्टिंग चलती है। फेडरल का भी ये होता है कि एक जो होगा वो 3 साल बाद रिटायर्ड हो जाएगा और अगला जो होगा वो उससे अगले 3 साल बाद रिटायर्ड होगा। और इधर टेक्नोक्रेट और वुमेन में ये होगा कि एक बार टेक्नोक्रेट की सीट आएगी और एक बार वुमेन की सीट होगी, यानी 3 साल बाद अगर टेक्नोक्रेट की सीट आई है तो 3 साल बाद वुमेन की सीट आएगी। इस तरह करके ये नॉमिनेट होते हैं। यानी कि आधे लोग मिसाल के तौर पे 2018 में अगर 100 लोग थे टोटल, तो उसमें से 100 में से 2021 के अंदर 50 जो हैं वो रिटायर्ड हो गए, उनके 6 साल पूरे हो जाएंगे और जो 50 रह जाएंगे वो वहीं पे रहेंगे और 50 न्यू आ जाएंगे, ठीक है। 50 जो चले गए रिटायर्ड हो गए उनकी जगह न्यू आ जाएंगे। अब न्यू वाले जो हैं वो 2024 तक वैसे के वैसे रहेंगे। 50 न्यू वाले, जो ओल्ड थे 50 वाले, वो रिटायर्ड हो जाएंगे, उनकी जगह फिर 50 न्यू आ जाएंगे। इस तरह करके ये पॉइंट चलता है। और इसके बाद जिस तरह नेशनल असम्बली को चलाने के लिए कौन था? स्पीकर था और डिप्टी स्पीकर था। इसी तरह सेनेट को चलाने के लिए कौन होता है? चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है। और इनकी जो मुद्दत होती है वो 3 साल होती है। ये 5 साल पूरे नहीं करते, ये भी हर 3 साल बाद जो है वो चेंज होते रहते हैं। हर 3 साल बाद क्या होते हैं?
चेंज होते रहते हैं। तो कौन है जी? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। और अगर इनकी सीट खाली हो जाए या वेकेंट हो जाए या इनकी मुद्दत पूरी हो जाए तो फ़ौरन जो सबसे पहले वो काम है वो कौन करवाता है? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन करवाना है, और इसका इलेक्शन जो होता है वो सीक्रेट के ज़रिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, लास्ट आर्टिकल है, वो ये कहता है कि आर्टिकल 53 जो नेशनल असम्बली के रिलेटेड है, आर्टिकल 54 जो नेशनल असम्बली के रिलेटेड है, आर्टिकल 55 वो जो नेशनल असम्बली के रिलेटेड है, और जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के रिलेटेड है वो एज़ इट इज़ आपने कर देना है। किसके लिए साथ? अगर नेशनल असम्बली की कोई बात है उसको आपने सेनेट के साथ जोड़ दें इन आर्टिकल्स में, अगर कोई स्पीकर के साथ बात है तो उसको चेयरमैन के साथ जोड़ दें, और अगर डिप्टी स्पीकर की बात है तो उसको डिप्टी चेयरमैन के साथ आपने लिंक कर देना है। और एक चीज़ का फ़र्क है कि उधर जो आप नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ थे जो कि लाजमी है एक इसके होने के लिए नेशनल असम्बली के लिए, वो 130 डेज़ थे, जबकि फ़र्क ये है कि इसके लिए 110 डेज़ भी काफ़ी हैं पर ईयर, एक साल के अंदर सेशन के लिए। तो 110 दिन भी अगर सेनेट में सेशन कर लिया है तो आइन के मुताबिक उन्होंने पूरा टाइम दे दिया है। जी, अब जल्दी से हम अपने तमाम आर्टिकल जो हमने पढ़े हैं इनकी आउटलाइंस देख लेते हैं। तो आउटलाइंस ये है कि 50 आर्टिकल ये कहता है कि 2 हाउस हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट। 51 ये कहता है कि टोटल 336 मेंबर्स हैं। वोट कौन डाल सकता है? जो पाकिस्तान का सिटीज़न है, 18 साल से उम्र ज़्यादा है और उसका नाम इंतखाबी फ़हरिस्त के अंदर है और वो ज़हनी तौर पर ठीक है। और 336 में से 10 सीटें जो हैं वो मिनॉरिटीज़ की हैं, और सीट्स की जो एलोकेशन है वो लास्ट सेंसस यानी कि मरदमशुमारी के मुताबिक होगी। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हल्का है जनरल सीट्स का, वो उसका इलाका होगा, जबकि वुमेंस की जो हल्का बंदी है वो अकॉर्डिंग टू प्रोविंस होगी, और सीटें किस तरह मिलेंगी? अकॉर्डिंग टू द प्रोविंस की जो जनरल सीट्स हैं उसके प्रोपोर्शन की, उसकी रेशो के मुताबिक। और मिनॉरिटी का जो हल्का है वो होल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का है, और उसको जो सीट्स हैं वो कैसे मिलेंगी? जो पूरी सीट्स हैं जनरल्स, उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलेंगी। और मुद्दत कितनी होगी इसकी? 5 साल होगी। और स्पीकर जो है वो पहली ही जो मीटिंग होगी उसी के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उसके इलेक्शन होंगे, और वो ओथ लेंगे जो कि 3rd स्केड्यूल में लिखा है उसके मुताबिक। अगर स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर उसकी जगह रूलिंग करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा तो रूल ऑफ बिजनेस जो बुक है उसके मुताबिक वो देखा जाएगा, उसके मुताबिक चलेगा। जिसके खिलाफ रेजोल्यूशन है रिमूव करने की, वो बंदा खुद प्रिजाइड नहीं कर सकता। यानी अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन आ गई है कि उसको रिमूव करना है तो फिर डिप्टी स्पीकर खुद प्रिजाइड नहीं कर सकता। स्पीकर रिज़ाइन करता है प्रेसिडेंट को और डिप्टी स्पीकर रिज़ाइन करता है स्पीकर को। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो जॉइंट सिटिंग भी बुला सकता है। एक साल में कम से कम 3 सेशन लाजमी होने चाहिए, और गैप जो है वो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 130 दिन जो है वो कम से कम सेशन चलना चाहिए एक साल के अंदर। और अगर 1/4 मेंबर्स जो हैं रिक्विजिशन दे दें तो फिर 14 दिन के अंदर अंदर समन हो जाना चाहिए, नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। जितने भी डिसीजन है वो आप कैसे लोगे? मेजॉरिटी बेस पे लोगे, और जो प्रिजाइड कर रहा है यानी कि जो खुद स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है जो प्रिजाइड कर रहा है वो वोट नहीं करेगा। वो वोट तभी कर सकता है जब तक इक्वल वोट ना हो। और अगर स्पीकर देखता है कि मेंबरान जो हैं वो 1/4% से भी कम है, यानी कि 1/4 चौथाई हिस्से से भी कम है, चौथाई मेंबरान भी कम है, तो वो उसको असम्बली को सस्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट है जी, प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट सेशन जो होगा जॉइंट सिटिंग का आफ्टर इलेक्शन, और हर साल का जो पहला होगा दिन उसके अंदर वो प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करेगा जॉइंट सिटिंग से। और इसमें पार्लियामेंट में कौन लोग बात कर सकते हैं आके? प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, हर बंदा आके बात कर सकता है, मगर वोट नहीं दे सकता अगर वो मेंबर नहीं है। अगर वो मेंबर नहीं है तो वोट नहीं दे सकता। असम्बली डिज़ोल्व कैसे होती है? असम्बली डिज़ोल्व कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे डिज़ोल्व करता है। कौन डिज़ोल्व करता है? प्रेसिडेंट डिज़ोल्व करता है। और अगर प्रेसिडेंट डिज़ोल्व नहीं करता तो ऑटोमेटिकली जो है वो 48 घंटे के बाद जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ
तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकता। और अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो गया और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अब वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकता है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो उसको असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है। सेनेट जो है वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता। सेनेट के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 96। हर प्रोविंस के अंदर 23 जो हैं वो टोटल बंदे होते हैं जिसमें, और इस्लामाबाद के 4 हैं टोटल, इस तरह 96 हैं। 6 साल इनकी मुद्दत है। आधे जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर 3 साल बाद। और इसकी जो नुमाइंदगी होती है, ये मुंतखब कौन होते हैं? ये जो सूबाई असम्बली होते हैं उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आते हैं। डिप्टी चेयरमैन को भी जो है वो इलेक्शंस के ज़रिए जो है वो बनाया जाता है। इनकी मुद्दत जो होती है ये 3 साल होती है। और आर्टिकल 53, 54 और 55 में जो कुछ लिखा है वो सारा का सारा चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और सेनेट पे भी लागू होता है, जैसा कि नेशनल असम्बली और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे लागू हो रहा था। सिवाय एक फ़र्क के कि यहाँ पर 130 डेज़ जो है इन्होंने अटेंड करने हैं मैक्सिमम, और यहाँ पर यह है कि सेनेट जो है वो 110 डेज़ जो है वो ईच ईयर, हर साल जो है वो चलाएगा। सो ये थे आर्टिकल जो कि मजलिस शूरा यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। चैनल सब्सक्राइब करने पर यहाँ पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्लास आपको यहाँ भी मिलेगी। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।